Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. The first article is about faiths and fences. First point, the Supreme Court of India reformed that reservation benefits for scheduled caste are linked to historical caste discrimination, not religion alone. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिलीजन की वजह से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मिलता है। और इंडिया में कास्ट सिस्टम हिस्टोरिकली कुछ लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना दिया है और ये डिस्क्रिमिनेशन सेंचुरी से चलता आ रहा है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया है। और अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन रिलीजन चेंज भी कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया है। सेकेंड पॉइंट, SC status is constitutionally restricted to specific religions, mainly Hinduism, later extended to Sikhism and Buddhism, excluding others like Christianity and Islam. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग SC स्टेटस इनिशियली सिर्फ हिंदूज़ के लिए था, बाद में सिख और बुद्धिस्ट को इंक्लूडेड किया गया, लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम को SC कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसका ये रीज़न दिया जाता है कि ये माना गया है कि कास्ट सिस्टम मेनली हिंदू सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट था। Third point, the judgment clarified that anti-discrimination protections under the SC/ST law cannot be extended purely on the basis of conversion. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ रिलीजन कन्वर्ट करने से SC/ST एक्ट के प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे। एग्जांपल लाइक अगर कोई SC पर्सन हिंदू से क्रिश्चियन या मुस्लिम बन जाता है तो वो SC कैटेगरी के लीगल बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकता। और एक करंट लॉ के हिसाब से मतलब एक कोर आइडिया ये है कि लॉ का फोकस है कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, ना कि सिर्फ आइडेंटिटी चेंज करना। फोर्थ पॉइंट, the court emphasized that caste-based discrimination has a unique social context in India which differs across religion. कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया है कि इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर है। ये हर रिलीजन में सेम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हर रिलीजन में इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन इंडियन कास्ट सिस्टम जैसे रिजिड हायरार्की सब जगह नहीं है। और अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखो तो ये जजमेंट ये शो करता है कि पॉलिसी मेकिंग में इक्वालिटी और हिस्टोरिकल इनजस्टिस दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। 5 पॉइंट, द रूलिंग इज सिग्निफिकेंट इन द ऑनगोइंग ओवर एक्सटेंडिंग SC स्टेटस टू दलित कन्वर्ट्स बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन। ये रूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एक बड़ी डिबेट चल रही है, क्या मतलब जो दलित कन्वर्ट्स हैं SC कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे रिलीजन में चले गए हैं, कोई भी SC स्टेटस मिलना चाहिए। मतलब सिंपल अगर समझो तो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है तो बेनिफिट मिलने चाहिए। दूसरी साइड ये भी कहती है कि SC स्टेटस का बेस ओरिजिनल कास्ट सिस्टम है जो मेनली हिंदू कॉन्टेक्स्ट में था। और एग्ज़ाम पॉइंट से देखें तो कोर्ट का डिसीज़न इस डिबेट को और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देता है, लेकिन जो अभी फाइनल डिसीज़न है वो पॉलिसी मेकर पर डिपेंड करेगा। 6 पॉइंट, इट हाईलाइट्स द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल बैकवर्डनेस और रिलीजियस आइडेंटिटी इन डिटरमाइनिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स। कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट लीगल डिफरेंस हाईलाइट किया है सोशल बैकवर्डनेस के, मतलब रियल ग्राउंड कंडीशन जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, और रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए सिर्फ आप किस रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। मतलब कि रिजर्वेशन का बेस होना चाहिए सोशल एंड एजुकेशनल और बैकवर्डनेस, ना कि सिर्फ रिलीजन्स। अगर एग्जाम्पल से समझो तो दो लोग सेम रिलीजन के हो सकते हैं लेकिन एक सोशली बैकवर्ड हो और दूसरा नहीं, तो बेनिफिट सिर्फ बैकवर्ड को ही मिलना चाहिए। 7 पॉइंट, द डिसीजन reinforces द प्रिंसिपल दैट अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज मस्ट रिमेन टारगेटेड एंड एविडेंस बेस्ड। 7 पॉइंट कह रहा है ये जजमेंट रीइंफोर्स करता है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ अफर्मेटिव एक्शन से रैंडम नहीं होने चाहिए, मतलब उन्हें होना चाहिए मतलब टारगेटेड जो सच में नीडी हैं उन तक जाए, एविडेंस बेस्ड जो डाटा और फैक्ट्स पर बेस्ड हो,
मतलब कि अगर बिना प्रॉपर डेटा के सबको इंक्लूड कर दिया गया तो जेन्युइनली बैकवर्ड जो हैं उनका शेयर कम हो जाएगा। इसलिए जो पॉलिसी है वो साइंटिफिक प्लस फोकस्ड दोनों ही होनी चाहिए। 8 पॉइंट, इन करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट दिस जजमेंट में इन्फ्लुएंस फ्यूचर पॉलिसी डिस्कशंस एंड पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन रिजर्वेशन रिफॉर्म्स एंड इंक्लूजन ऑफ मोर कम्युनिटीज़। 8 पॉइंट कह रहा है ये जजमेंट आगे चल के गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल डिबेट सब पर इम्पैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू को इलेक्शन में उठाएगी। कमेटीज़ बन सकती हैं जैसे इंक्लूजन का रिव्यू, लॉ में फ्यूचर में चेंजेस भी पॉसिबल हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक डायनामिक इशू है, स्टैटिक नहीं। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट प्लस पार्लियामेंट दोनों ही इस पर रोल प्ले करेंगे। The second article is about non-fossil fuel. First point, India is increasing its non-fossil fuel capacity like solar, wind, but progress is slower than required to meet climate goals. इंडिया सोलर विंड जैसे क्लीन एनर्जी सोर्स को इंक्रीज़ कर रहा है और ये गुड साइन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टारगेटेड सेट किए गए हैं लाइक क्लाइमेट गोल्स उनके हिसाब से ग्रोथ स्लो है। सेकेंड पॉइंट, द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स कंट्रीज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग ideally to 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड अपडेट देयर क्लाइमेट टारगेटेड। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इस ग्लोबल एग्रीमेंट के अंडर कंट्रीज़ को ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है और अपने टारगेटेड्स NDCs रेगुलरली अपडेट करने होते हैं। मतलब कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इन्वायरमेंटल प्लस डिप्लोमेटिक दोनों इशू हैं। थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ डिलेड अपडेटिंग इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रेजिंग कंसर्न अबाउट कमिटमेंट एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इंडिया ने अपने NDCs मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अपडेट करने में डिले किए हैं और इसका इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल लेवल पर डाउट क्रिएट होता है और क्या इंडिया अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली ले रहा है। और UPSC पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल इमेज एंड क्रेडिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। फोर्थ पॉइंट, अ की चैलेंज इज़ lack of adequate battery storage which is essential to store renewable energy and ensure continuous power supply. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी तभी यूज़फुल है जब उसे स्टोर कर पाओ और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। एग्जांपल से समझे तो सोलर एनर्जी दिन में आती है, रात में यूज़ करने के लिए स्टोरेज ज़रूरी है और इसलिए प्रोडक्शन प्लस स्टोरेज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर intermittent, solar works only in daytime, wind is variable, making storage infrastructure critical. फिफ्थ पॉइंट है कि रिन्यूएबल सोर्सेज का नेचर ही ऐसा है, मतलब सोलर जो है वो सिर्फ डे टाइम में और विंड जो है वो अनप्रिडिक्टेबल, वो कभी भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंसी। मतलब रिजल्ट इसका ये है कि कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, without strong storage system, increased renewable capacity cannot be fully utilized, leading to inefficiency. स्टोरेज के बिना एफिशिएंसी, मतलब अगर स्टोरेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एनर्जी वेस्ट हो सकती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का फुल यूज़ नहीं होता, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करके भी फ़ायदा नहीं है अगर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट, India needs more investment, policy push and technological advancement in energy storage system to meet its target. सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि इंडिया को 3 पिलर पर काम करना होगा। पहला इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी पुश, टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट फंडिंग, पॉलिसी पुश सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी बेटर बैटरीज लाइक लिथियम आयन, फ्यूचर टेक। और अगर हम डीप समझे तो सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इकोसिस्टम हमें बिल्ड करना होगा। And the last point is, in current context, strengthening non-fossil capacity and storage is crucial for India's energy transition, climate commitments and long-term sustainability goal. 8th पॉइंट कह रहा है कि इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है क्लीन एनर्जी पर, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज सिस्टम पर, और इसका इम्पैक्ट ये है कि क्लाइमेट कमिटमेंट्स फुलफिल होंगे और एनर्जी सिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, ये इकॉनमी प्लस इन्वायरमेंटल प्लस फ्यूचर जनरेशन का भी इशू है।